नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस बीईओ ऑनलाइन टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमारे जो भी प्रश्न होते हैं पूरी तरह से रामबाण होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा करीब है। 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसलिए 16 अगस्त तक आप लोगों को डेली बाय डेली ऑनलाइन टेस्ट आपका होता रहेगा। सुबह 10 बजे और रात में 9:30 पर ऑनलाइन टेस्ट वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट जारी होता है, लाइव आता है सुबह 10 बजे और रात में 9:30 पर, तो आप लोग बिल्कुल देखा करें। और एक बात आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहेंगे, हम जो भी मटेरियल दे रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी के लिए सारी मटेरियल रामबाण है। खंड शिक्षा अधिकारी का इससे बेहतरीन मटेरियल आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी के लिए इधर उधर यूट्यूब पर भटक रहे हैं तो बिल्कुल आप अंधकार में जी रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए सबसे बेस्ट चैनल पीसीएस पाठशाला साबित करके दिखाएगा। और जो भी हम आपको मटेरियल दे रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, यह अपने आप में अहम है। तो सुबह 10 बजे, रात में 9:30 पर आप लोग ऑनलाइन होकर देखा करिए। अगर समय नहीं पाते हैं तो बाद में देखा करिए। इसके पहले का वीडियो देखना हो तो यूपी पीसीएस बीईओ ऑनलाइन टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की मटेरियल की आवश्यकता है, खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहते हैं और घर पर भी अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी लोग इस समय देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके पास शेयर करने का माध्यम है वहाँ पर शेयर करें, बिल्कुल शेयर करें। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बताएं। बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 2300 साल पहले हुई थी और इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। विकल्प डी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। विकल्प डी जो है वह सही है। प्रश्न 2 देखिएगा। यह सभी जो प्रश्न हैं वह एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी सबके लिए महत्वपूर्ण है। आईएएस के लिए भी महत्वपूर्ण है, पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी को पर फोकस करते हुए यह टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा दी जा रही है। प्रश्न 2 देखिएगा। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो देखिए, कौटिल्य द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी वह थी अर्थशास्त्र। विकल्प बी। अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में विभाजित है। 15 अधिकरणों में विभाजित है। अधिकरण का मतलब आप चैप्टर भी समझ सकते हैं, एक तरह से चैप्टर। तो 15 अध्यायों में विभाजित है अर्थशास्त्र। परीक्षाओं में यह प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। प्रश्न 3 देखिएगा। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं। तो इनका वंशानुक्रम क्या है, क्रम से आपको लगाना है। तो मौर्य वंश के जो पहले शासक थे वह चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक महान। विकल्प डी जो है वह सही है। अशोक के बाद कौन बना था राजा? तो अशोक के बाद जो शासक बना था वह बना था अशोक का पुत्र कुणाल। यह भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 4 देखिए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? जो भी लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जो भी आपके पास शेयर करने का माध्यम है। क्योंकि यह जो भी प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, यह प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो प्रश्न आप लोग को दिया जा रहा है यह सभी मटेरियल अपने आप में रामबाण है। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण है। प्रश्न 4 देखिएगा। मौर्य सम्राट की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला या सांची? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? वह थी पाटलिपुत्र। विकल्प ए।
प्रश्न 5 देखिएगा, अनेक स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? तो अशोक के शिलालेखों की संख्या थी 14 शिलालेख थे अशोक के। तो अशोक के शिलालेख मिले हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार या लुम्बिनी? तो किस स्थान से अशोक के शिलालेख मिले हैं? तो निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें से सही उत्तर चुनना है। तो जितने जगह का नाम मैं लिया हूँ वहाँ सभी जगह से अशोक के शिलालेख मिले हैं। तो 1 2 3 4 5 विकल्प डी जो है वह सही है। देखिए, तो अशोक के शिलालेख जो मिले हैं कंधार से, ब्रह्मगिरी से, जौगढ़ से, गिरनार से और लुम्बिनी से, चारों पांचों जगह से अशोक के शिलालेख मिले हैं। प्रश्न 6 देखिएगा, कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे, नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। तो यह पूरी तरह से उल्टा लिख दिया है। कर जो होता था वह नियमित होता था और जो नजराना होता था वह अनियमित होता था। तो यह दोनों जो है दोनों गलत है। तो यह पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, न तो एक सही है न तो दो सही है, विकल्प डी। प्रश्न 7 देखिएगा, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। दूसरा, जहां पर सम्राटों का सीधा शासन होता था वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है यह बताना है। तो देखिए, दोनों कथन अपने आप में सही है, दोनों कथन सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? दोनों सही है, विकल्प सी। प्रश्न 8 देखिएगा, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करना है तो विचार करें। और आप सभी लोग अगर किसी को भी स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। प्रश्न 8 देखिएगा, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो यह तो सही है। दूसरा देखिएगा, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना और भेंट दिया करते थे। यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही कह रहा है? देखिए, 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 2 3, विकल्प डी जो है वह सही है। 1 2 3 तीनों सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत आया था, उसका नाम क्या था? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। तो उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, सम्राट के जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। यह बात बिल्कुल मेगास्थनीज ने 1 नंबर की थी कि सम्राट के जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। यह बात सच है। दूसरा देखिएगा, उसके अंगरक्षक सोने और चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे, कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? 1 2 3 तीनों सही है, विकल्प डी। 1 2 3 तीनों सही है, तो विकल्प डी जो है वह सही है। प्रश्न 11 देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। यह बात गलत है। उज्जैन जो था उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में नहीं था। उज्जैन जो था वह उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता था। तो यह जो पहला है गलत है। देखिए, दूसरा देखिए, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। यह सही है।
तीसरा देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के विचार नहीं लिखे गए हैं, जबकि उसमें विचार हैं कौटिल्य के विचार हैं। तो यह भी गलत है। तो कौन सा कथन सही है? केवल यही बीच वाला सही है, 2, केवल 2, बी। प्रश्न 12 देखिएगा, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। यह बात सही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में नहीं हैं। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो हैं वह ब्राह्मी लिपि में हैं। तो दूसरा जो है गलत है। तीसरा देखिएगा, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। यह सही है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही है? 1 और 3 सही है। कौन सा कथन सही है? 1 और 3, विकल्प सी। प्रश्न 13 देखिएगा, कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित हैं। तो देखिए क्या विचार है उसके। अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। यह सही है। दूसरा देखिएगा, वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध न करें, इसके बदले वे धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। तो देखिए अशोक के जो दोनों विचार हैं, दोनों विचार सही हैं। तो कौन सा विचार सही है? तो दोनों विचार उसके सही हैं, मतलब विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 14 देखिएगा, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। उन अधिकारियों को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, धम्माधिकारी, धम्म गुरु, धम्म महामात्य और धम्म अमात्य। तो उन अधिकारियों को धम्म महामात्य कहा जाता था। विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न 15 देखिएगा, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया था उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। अशोक ने अपने एक संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। तो यह बात सच है। अशोक ने शिलाओं पर अभिलेख लिखवाया था, फिर स्तंभों पर भी अभिलेख लिखवाया था। यह सही है। दूसरा देखिएगा, उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। तो यह भी बात सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा देखिएगा, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में राजदूत भेजे थे। यह भी सही है। तो यही कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3 तीनों सही है, मतलब विकल्प डी। प्रश्न 16 देखिएगा, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि में उत्पन्न हुई हैं? देवनागरी, तमिल, ब्राह्मी और बांग्ला। तो वह जो तो देखिए आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? तो वह ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। विकल्प सी, ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न 17 देखिएगा, अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए गए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए विभिन्न अवसर पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। यह अशोक का कथन था, सही है। उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियाँ बताई। ये रीतियाँ हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना और सभी जीवों का पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। तो देखिए इसमें 1 भी सही है और 2 भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प सी। प्रश्न 18 देखिएगा, दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? पोडुका, बेरिगाजा, मुसलीपट्टनम, मुजरिसी। तो देखिए अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो पोडुका था। पोडुका, विकल्प ए, पोडुका था। प्रश्न 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है?
भारत आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है? तो हिंद, यवन, शक, पल्लव और कुषाण। हिंद, यवन, शक, पल्लव और कुषाण ही। देखिए सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले हिंद यवन आए थे, फिर शक आए थे, फिर पल्लव आए थे, फिर कुषाण आए थे। तो हिंद यवन, जिसको यूनानी भी बोलते हैं, फिर शक आए थे, फिर हिंद पार्थियन जिसे पल्लव भी बोलते हैं वह आए थे, उसके बाद कुषाण आए थे। तो यही सबसे सही क्रम है, विकल्प सी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनको भी मटेरियल की आवश्यकता है, खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल चाहते हैं PDF फॉर्मेट में, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।